हेलो फ्रेंड्स, सो एक और नया आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है एंड दैट इज़ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैसे तो पिछले एक सालों में आई थिंक काफ़ी सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑलरेडी लिस्ट हुए हैं। उसमें से आई थिंक एक है सूर्योदय, उसके बाद एक था फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बैंक। सो ये भी उनमें से एक है। माइक्रो फाइनेंस का मतलब आप समझ लो कि छोटे छोटे लोन देना, और इनका जो मेन सेगमेंट है वो यूपी एंड बिहार साइड में। वैसे तो ये 26 स्टेट्स में आई थिंक प्रेजेंट है, बट इनका जो मेन सेगमेंट है वो यूपी एंड बिहार साइड में अवेलेबल है। और ये जो लोन देते हैं वो नॉर्मली इंडिविजुअल या फिर बिजनेस करने वाले, यानी छोटा लोन जो अगर बिजनेस अपना चालू करना चाहता है उससे रिलेटेड इनका सेगमेंट है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि हर बैंक का अपना एक सेगमेंट होता है लोन देने का। उसमें उसकी महारत होती है, उसमें एक अपने उसकी पकड़ होती है। सो इस बैंक का है कि इंडिविजुअली और स्मॉल लेवल पे बिजनेस के लिए लोन देना। एग्जाम्पल के तौर पे इसको ऐसे समझो कि जैसे HDFC है, तो HDFC हैविली हाउसिंग लोन से स्टार्ट हुआ है, वहां से उनका वो मेन सेगमेंट हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने बाद में डाइवर्सिफाई किया, वो बात अलग है, बट मेन जो है उनका हाउसिंग से रिलेटेड है। वैसे हर बैंक का अपना एक सेगमेंट होता है। जैसे इसके पहले जो माइक्रो फाइनेंस बैंक आया था, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस बैंक, वो जो था लेडीज को ज़्यादा लोन देते थे स्मॉल स्केल पे, जहाँ पे उनको बिजनेस चालू करना था। अब इस बैंक में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ खराब बातें भी हैं। हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए? देखो, वैसे तो बिजनेस मॉडल ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको भी आइडिया है एक बैंक कैसे काम करता है। डिपॉजिट्स होते हैं, डिपॉजिट को फिर किसी को डिप्लॉय करना, और यहाँ पे वो जो किसी डिप्लॉय को है वो मेनली इंडिविजुअल और बिजनेस ओरिएंटेड और सेमी अर्बन में कहूँगा, वहाँ पे इनका ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, यानी कि कस्टमर्स हैं। अब अगर एक पॉइंट आप देखोगे इसमें नेगेटिव वाइज, अगर आप देखोगे जो मुझे DRHP में हाईलाइट हुआ है, ये इनका मैंने DRHP ओपन किया हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। एक हाँ, ये जो था, जो इनके ऑडिटर थे, है ना, पहले के यहाँ पे जो इनके ऑडिटर थे हैज़ बीन डीबार्ड, यानी कि भाई साहब आप समझ लो कि थोड़े समय के लिए बैन, आप ये मान के चलो थोड़े समय के लिए बैन हो चुके हैं। सो जो लोग इनका ऑडिटिंग वगैरह करते थे, तो मुझे नहीं मालूम इस तरह के ऑडिटर इन्होंने कैसे और कहाँ से हायर किए, जहाँ पे ये जो ऑडिटर्स हैं इन्होंने प्रॉपर कंप्लायंस नहीं फॉलो किया। तो ये एक चीज़ थोड़ा सा ऐसा लगा मुझे। हाँ, सो दूसरा पॉइंट ये रहा, वी आर सब्जेक्ट टू इंस्पेक्शन बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी। सो मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में एक दो जगह इस तरह की चीज़ें और इंस्पेक्शन और ये सब चीज़ें आई, तो मुझे लगा यार थोड़ा सा नीट एंड क्लीन होना चाहिए था ये सारी चीज़ें। बट जैसे इसके पहले जो सेंको गोल्ड का आया था उसमें ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो यहाँ पे ये है, तो ये मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि कंप्लायंस वाइज ना थोड़ा सा ये लोग वीक हैं। सो ये चीज़ मुझे हाईलाइट करनी थी, जो कि अब आपको एकदम क्लियर हो गई है। अब थोड़ा सा इनका IPO के बारे में डिटेल्स वगैरह देख लेते हैं कि IPO का लॉट साइज वगैरह क्या होगा, क्या इशू साइज है वगैरह वगैरह। हाँ, सो ये IPO की कुछ डिटेल्स हैं। क्लोजिंग यानी कि 14 जुलाई को हो जा रही है, ठीक है। और अगर अलॉटमेंट हो गया तो इसकी जो लिस्टिंग होगी वो 24 जुलाई को हो जाएगी। मिनिमम जो है 600 का लॉट साइज है, एक लॉट जो है 15,000 रुपये का, और जो प्राइजिंग इन्होंने बनाई हुई है वो 23 से 25 रुपये की प्राइजिंग है, और जो टोटल इशू साइज है वो है 500 करोड़ रुपए का, यानी कि ये 500 करोड़ रुपए उठा रहे। बाय द वे, ये जो इशू साइज लेकर के आ रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रमोटर्स के पास लगभग 60% की होल्डिंग रहेगी। वैसे बैंकों में प्रमोटर्स को अपने पास 26% से ज़्यादा रखना अलाउड नहीं है, इसलिए भी ये IPO लेकर के आ रहे हैं ताकि अपना कुछ पार्ट ज़रूर डाइल्यूट कर पाए। तो धीरे धीरे इनको अपना ये जो 60% का हिस्सा है इसको कम ही करना होगा। ये बहुत ही क्लियर रूल है बैंकों के मामले में। सो अगर आप बड़े बड़े बैंक उठा करके देखोगे तो 26% से ज़्यादा वहाँ पे प्रमोटर आपको दिखाई नहीं देंगे। नाउ नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड थोड़ा सा वैल्यूएशन के बारे में देख लेते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अगर आप देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये रहा 2020, 21, 22 और 23। सो 2020 में इनका जो टोटल प्रॉफिट आया था वो आया था लगभग 180-190 करोड़ के आसपास। 2021 में 111 करोड़, यस घट गया था, ये कोविड का पूरा इम्पैक्ट है, और उसी समय का जो प्रोविजनिंग वगैरह है वो इन्होंने नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये देखो यहाँ पे प्रॉफिट गिर गया। ये प्रोविजनिंग वगैरह और ये काफ़ी कुछ शिफ्टिंग की थी यहाँ पे, इसकी वजह से जो कोविड का पूरा इम्पैक्ट था वो 2022 के ईयर में इन्होंने धकेल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम
आगे यहाँ पे आपको प्रॉफिट कम दिख रहा है। बाद में जब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई तो इनका जो टोटल प्रॉफिट निकल के आया वो लगभग 400 करोड़ का आया है। सो प्रॉफिटेबिलिटी तो है, क्लियरली है, ग्रोइंग भी है, बट मुझे ये नहीं समझ में आया कि जी बिजनेस में मैंने इनका पूरा फाउंडर का इंटरव्यू भी देखा था। मुझे ये नहीं समझ में आया कि पिछले साल का इस साल पुश करने की क्या ज़रूरत है। और फिर DRHP में भी आपने देखा है, रेगुलेटरी अथॉरिटी वाली चीज़ें भी मुझे दिखाई दी, तो उतना बढ़िया सा ऐसा सुपर कॉन्फिडेंट मैनेजमेंट पे नहीं आ रहा था। बिजनेस पे है, मैनेजमेंट पे नहीं आ रहा था। सो अच्छा, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा अगर देखें, वैल्यूएशन अगर आप देखोगे यहाँ पे पी जब ये लिस्ट होगा तो लगभग 6-7 के पी पे आ रहा है, विच इज लाइक सुपर चीप, सुपर चीप। याद है इसका शेयर प्राइस भी 25 रुपए का, तो 25 रुपए की वजह से ये सस्ता नहीं है। ये पी जो 6-7 रुपए का बन रहा है उसकी वजह से इसको सस्ता मानेंगे। दूसरा है मार्केट कैप, लगभग 3,000 करोड़ से भी छोटी कंपनी है, यानी कि बैंक है, तो आप इसमें ग्रोथ वगैरह फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आपको बिजनेस मॉडल इनका ज़्यादा क्लियर रखता है कि हाँ माइक्रो फाइनेंसिंग थोड़ा ज़्यादा आगे भविष्य में इकोनॉमी में अच्छा करेगा। और मैं बोलूँगा ग्रोइंग इकोनॉमी में 100% अच्छा करता है ये माइक्रो फाइनेंसिंग, क्योंकि हर व्यक्ति को हर सेगमेंट को लोन बांटना है, तो उसमें बैंक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और छोटे छोटे लोन देने के लिए वहाँ पे HDFC और कोटक तो जाने से रहे, तो ये माइक्रो फाइनेंस बैंक ही वहाँ पे काम करते हैं। सो क्या IPO में अप्लाई करना चाहिए? मेरा व्यू है कि यस, अप्लाई करना चाहिए। इसमें अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है, क्योंकि इतने सस्ते पे आ रहे हैं। अगर ये बहुत महंगे पे आते हैं तो शायद मैं बोलता कि यार जाने दो, क्योंकि कंप्लायंस इशू भी चारों तरफ से दिख रहा है, बट इतने सस्ते पे आ रहे हैं तो आपको 100% अप्लाई कर देना चाहिए। ये मेरा व्यू है, बाकी आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हो। क्या मैं अप्लाई करने वाला हूँ? यस, मैं फॉर श्योर अप्लाई कर दूंगा। क्या मैं उसके बाद अगर लग गया, गलती से लग गया, तो क्या मैं होल्ड करने वाला हूँ? मे बी मैं उतना ज़्यादा ना होल्ड करूँ, मे बी। हाँ, क्योंकि कंप्लायंस की वजह से ही मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। बाकी तो मुझे बाकी सब बढ़िया ही लग रहा है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के हिसाब से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, पिछले 1 महीने में कई सारे IPOs आए हैं, बहुत सारे लोगों का एक भी IPO नहीं लगता। कोई बात नहीं, ना लगे तो ना लगे। देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि इससे बहुत बड़ा वेल्थ बन जाएगा। अरे यार, 15,000 का एक लॉट रहता है, लगभग 30-40%, 50% अगर बन गया तो यानी आपके 7-8 हज़ार रुपये बन जाएंगे। लेकिन अगर नहीं बना तो भी घर से कुछ गया थोड़ी। और IPO कोई वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी नहीं होती है, ये भी आप नोट कर लो। ये मैंने कई बार रिपीट किया, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये मोर ऑफ होता है कि कुछ चीज़ अगर सस्ती आ रही है, रीजनेबल भाव पे आ रही है, तो आपको आर्बिट्राज करने का मौका मिलता है। यानी कि अगर आपको लग गया तो वो जो गैप है वैल्यूएशन में, वो आपको एक उसका वैल्यू, क्विक वैल्यू मिल जाता है 7 to 8 डेज। तो अगर आप अभी तक निराश नहीं हुए हो IPO के ना लगने से, तो आप ट्राई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।